नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है और उस बारूद में अब माचिस लगाने की बात खुलकर होने लगी है। नेतन्याहू ने 2026 को लेकर ऐसा संकेत दिया है जिससे तेहरान से लेकर वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक अलर्ट बज चुके हैं, अलार्म बजने लगे हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, और अगर ऐसा कल्पना कोई कर पाए, ऐसी कल्पना कर पाए तो रूह कांप जाएगी। सवाल है कि क्या 2026 में मिडिल ईस्ट का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला है? क्या इजराइल की पूरी एयरफोर्स ईरान पर टूट पड़ेगी? क्या तेहरान को गाजा जैसा बना दिया जाएगा? एक रिपोर्ट देखते हैं। बीच जनवरी बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो 2026 का एजेंडा था। एक चेतावनी, एक ऐलान और शायद एक युद्ध का ट्रेलर। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान पर इस बार ऐसा हमला होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा, और अगर सोचेगा भी तो रूह कांप जाएगी। यानी जो जून 2025 में पूरा नहीं हो सका उसे अब 2026 में पूरा करने की हुंकार है। जून 2025, जब पश्चिमी एशिया सांस रोककर देख रहा था, इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन किया। करीब 200 फाइटर जेट, लंबी दूरी, मल्टीवेव अटैक, ईरानी ठिकानों पर सटीक वार। लेकिन नेतन्याहू के मुताबिक वो काफी नहीं था। अब सवाल है, जो 200 जेट से नहीं हुआ, क्या वो 300 जेट से होगा? 2026 के लिए नेतन्याहू का संदेश साफ है, डिटरेंस नहीं, डिस्ट्रक्शन। इजराइल की वॉर फैक्ट्री 24 घंटे 7 दिन फुल स्पीड पर काम कर रही है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि युद्ध के लिए जो चाहिए वो हासिल किया जाएगा। मतलब हथियार, जेट, मिसाइल, इंटेलिजेंस, सब कुछ। अगर बात हो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत की तो वो नाम आता है इजरायली एयरफोर्स। आज की तारीख में इजराइल के पास 66 F-15 और 25 ऑर्डर पर है, 173 F-16, 48 F-35 फाइटर
और 27 आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 287 फाइटर जेट और जल्द ही ये संख्या 340 से ज्यादा हो सकती है। F-15 भारी बम वर्षक, F-16 मल्टी रोल स्ट्राइक, F-35 रडार से लगभग गायब। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे नेतन्याहू गेम चेंजर मानते हैं। रिपोर्ट्स और इजरायली संकेत बताते हैं 2026 में अगर हमला हुआ तो 300 से ज्यादा फाइटर जेट एक ही ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक साथ उड़ान, एक साथ टारगेट और मल्टी लेयर अटैक। हालांकि ये दावे हैं, लेकिन डर इसी दावे से पैदा हो रहा है। नेतन्याहू के बयान में सीधे नाम नहीं, लेकिन संकेत बहुत साफ है। तेहरान, शिराज, इस्फहान, कुम, मशहद और सबसे बड़ा नाम तेहरान। ईरान का दिल, राजनीतिक सत्ता का केंद्र, सैन्य कमांडर का हब है। सवाल उठ रहा है, क्या नेतन्याहू तेहरान का हाल गाजा जैसा करना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है? इजराइल के एक बेहद सीक्रेट एयरबेस से F-15 को दोबारा तैयार करते वीडियो, इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक अलर्ट बढ़ा दिया है। ये वीडियो सिर्फ शो ऑफ नहीं था, ये एक मैसेज था, हम तैयार हैं। बीच में फंसे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, और खामनेई भी कह चुके हैं कि अब यलगार होगा। ईरान का दावा है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी इतिहास में दर्ज होगा। मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप्स, पूरा इलाका एक बार फिर बारूद पर बैठा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल अपनी पूरी एयरफोर्स ईरान के खिलाफ झोंक देगा? सैन्य जानकार कहते हैं यह आसान नहीं है। ईरान कोई गाजा नहीं, ये एक बड़ा देश है। मजबूत एयर डिफेंस के साथ युद्ध हुआ तो सिर्फ इजराइल ईरान नहीं रहेगा, पूरा पश्चिमी एशिया इसकी आग में झुलसेगा। तो क्या नेतन्याहू 2026 में ईरान इजराइल युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, या ये सब दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल हकीकत ये है, तीनों देशों में युद्ध का बारूद सुलग रहा है। एक चिंगारी और पूरा इलाका धधक सकता है। ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं, ये ताकत, राजनीति और प्रभुत्व की लड़ाई है, और दुनिया एक बार फिर सांस रोक कर देख रही है। और कहानी में सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप खुद युद्ध के मूड में दिख रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ईरान के आसपास जमा हो रही है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस अलर्ट पर हैं। कुछ बेस खाली भी किए गए ताकि ईरान मिसाइल अटैक से नुकसान कम हो। मतलब जल, जमीन और आसमान तीनों तरफ से ईरान को घेर लिया गया है।
दुनिया के पावर सेंटर्स में इस वक्त एक मैसेज ने खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो का एक मैसेज वायरल कर दिया। मैसेज का मतलब है ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन ग्रीनलैंड को बख्श दो। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका को अब यूरोप से भी खुला समर्थन मिल रहा है। मैक्रो के इस मैसेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फ्रांस ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में खुलकर साथ देगा? क्या पश्चिमी देशों में अब ईरान को लेकर एक नई वॉर लाइन खिंच चुकी है? मैक्रो का ये संदेश बल्कि डील जैसा लगता है। ईरान पर साथ देंगे, पर ग्रीनलैंड छोड़ दो। इसी बीच ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को लेकर अब तक की सबसे खतरनाक धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं धरती से ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर मेरी हत्या की साजिश हुई तो ईरान की तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये सीधी परमाणु युग की चेतावनी है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप पर खतरे की आशंका पहले से ही मौजूद है। ईरान ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान की तरफ से ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश हो चुकी है और भविष्य में ऐसी कोशिश फिर हो सकती है। कुछ दिन पहले ही ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने ट्रंप के खिलाफ खुली धमकी प्रसारित की थी। 2024 में ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई और नीचे लिखा गया, इस बार निशाना नहीं चूकेगा, गोली सिर के आर पार होगी। यह सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं था, यह अमेरिका के खिलाफ सीधा संदेश था। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। यही बात तेहरान को सबसे ज्यादा डराती है। ईरान को लगता है कि अमेरिका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बना सकता है और यही वो रेड लाइन है जिसे पार किया गया तो युद्ध तय है। ईरान की तरफ से अब सबसे सख्त चेतावनी आई है। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेख रची ने कहा कि अगर हमारे नेता की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि पूरी दुनिया को
आग में झोंक देंगे। ये शब्द नहीं, ये जंग का खुला ऐलान है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ ट्रंप, इजराइल और अब फ्रांस जैसे देश, दूसरी तरफ ईरान जो घरेलू संकट में जरूर है लेकिन बाहरी दखल पर पूरी तरह बिफरा हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान के निशाने पर हैं और ईरान साफ कह चुका है कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो अमेरिका को युद्ध झेलना होगा। दुनिया इस वक्त एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक बयान, एक हमला और इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ ईरान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यूक्रेन का क्या, जो खतरों के बीच जी रहा है। यूक्रेन की हर रात काली रात नहीं, कयामत की रात बन चुकी है। आसमान से मिसाइलों की बारिश है, धरती पर विध्वंस का तांडव है और शहर के शहर जलकर राख होते जा रहे हैं। इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं, ऊपर से ड्रोन की गूंज जो हर पल नई तबाही का पैगाम लेकर आती है। बंकरों में छिपी जिंदगी, सिसकते बच्चे और डर के साए में कटती रात, ऊपर से मौसम की मार। प्रचंड ठंड ने यूक्रेन पर दोहरा अटैक किया है। सवाल यह है कि क्या ये दोहरी जंग यूक्रेन लड़ पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर कब तक लड़ेगा यूक्रेन। यूक्रेन पर मिसाइलों की मार है। यूक्रेन पर ड्रोन की बौछार है। यूक्रेन पर मुसीबतों का अंबार है। हर तरफ गोले बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मकान जल रहे हैं, कहीं आसमान में धुएं का गुबार है। कहीं जिंदगी थम सी गई है। क्योंकि रूस हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा रौद्र और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है।
यूक्रेन में बीती रात कयामत और दहशत की रात बनकर आई। रूस ने एक ही रात में 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। हमले सिर्फ एक दो शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यूक्रेन के 6 बड़े प्रांत सीधे निशाने पर रहे। सुमी, खार्किव, नेप्रो, ज़ेपोरिज़िया और ओडिशा। हर जगह तबाही के मंजर, हर तरफ सायरनों की आवाज। हर लोग जान बचाकर बंकरों में छिपे नजर आए। सर्दियों की भीषण ठंड के बीच रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ पर सीधा हमला किया। बिजली ग्रिड, पावर स्टेशन, हीटिंग सिस्टम, सब कुछ निशाने पर रहे। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग अंधेरे में डूब गए, घर ठंडे हो गए और शहरों में जिंदगी ठहर सी गई। निप्रो में धमाकों के बाद पूरे इलाके की बिजली गुल है। उड़ीसा में बंदरगाह के पास मिसाइल गिरने से आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ, जहां आम लोग रहते थे, बच्चे सो रहे थे। यूक्रेन की आपात सेवाओं के मुताबिक इन ताजा हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग घायल हैं और कई अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीमें ठंड, अंधेरे और धमाकों के बीच जान जोखिम में डालकर लोगों को निकालने में जुटी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को ऊर्जा आतंकवाद करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझकर सर्दियों में यूक्रेन को अंधेरे और ठंड में धकेलना चाहता है। उन्होंने मरम्मत टीमों की तारीफ की जो लगातार बिजली बहाल करने में जुटी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और मदद की अपील भी की है। ये युद्ध अब अपने 4थे साल में दाखिल होने वाला है, लेकिन शांति की उम्मीदें हर दिन और दूर होती जा रही हैं। रूस का कहना है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा मार आम नागरिक झेल रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, जो न सैनिक है न राजनेता, बस युद्ध के बीच फंसी इंसानियत है। रूस की विध्वंसक बमबारी से सिर्फ यूक्रेन को नुकसान नहीं है, बल्कि माली हालत भी यूक्रेन की बिगड़ रही है। ये जंग सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं है। अब मिसाइलों के निशाने पर घर हैं, बिजली घर हैं, अंधेरे में डूब रही जिंदगियां करा रही हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं, शहर ठप हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था आखिरी सांस ले रही है। युद्ध अब सीमा की लड़ाई नहीं है, ये अब यूक्रेन के लोगों की लड़ाई है। यूक्रेन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की तबाही की रणनीति अब और ज्यादा खुलकर सामने आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद हालात की गंभीर तस्वीर पेश की है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, ऊर्जा प्रणाली की स्थिति अब भी बेहद कठिन दौर में है, लेकिन हमारी सभी सेवाएं, बिजली और जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ इस हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा हमलावर ड्रोन, करीब 1500 निर्देशित हवाई बम और 29 अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी थी।
हजारों हमले और लगातार बढ़ता दबाव। इन हमलों का सबसे बड़ा असर यूक्रेन की बिजली ग्रिड पर पड़ा। राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में बिजली गुल हो चुकी है। हीटिंग सेवाओं में कटौती कर दी गई है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन भीषण सर्दी से पहले ही जूझ रहा है। ठंड, अंधेरा और ऊपर से लगातार हमले यूक्रेन के लिए ये सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि मानवीय संकट बन चुका है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली और अतिरिक्त बिजली उपकरणों के आयात की प्रक्रिया जितनी तेज की जा सकती है उतनी तेज की जाए ताकि अंधेरे में डूबे शहरों को दोबारा रोशनी मिल सके। लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया से मदद की गुहार भी लगाई है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार और तकनीक सहायता की जरूरत है। एक तरफ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश। यूक्रेन के सामने लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर घर, हर शहर और हर सरदरात में है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वक्त रहते यूक्रेन तक पहुंच पाएगा? या फिर अंधेरा और ठंड गहरी होती जाएगी? Врятували ще одного чоловіка з-під завалів. А там є проход? रूस से ही नहीं रुका बल्कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज हमला भी कर दिया। रात भर आसमान में आग बरसती रही। ड्रोन, मिसाइलें और धमाकों से यूक्रेन कांप उठा। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 293 ड्रोन और 18 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी है। ये हमला 2 दिन से लगातार चल रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों को एक साथ निशाना बनाया गया। हमले में रूस ने शाहिद किस्म के घातक ड्रोन इस्कंदर M जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया, यानी तेज, सटीक और बेहद विनाशकारी हथियार।
यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में सायरन गूंजते रहे, कहीं ड्रोन गिराए गए तो कहीं मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। इन हमलों में कई इलाकों में बिजली व्यवस्था, ऊर्जा ढांचा और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कड़ाके की ठंड के बीच बिजली गुल, हीटिंग सिस्टम ठप, आम नागरिकों के लिए ये रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हालांकि यूक्रेन की वायु रक्षा में जबरदस्त बहादुरी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक 293 ड्रोनों में से 240 और 18 मिसाइलों में से 7 को आसमान में ही मार गिराया गया। यानी अगर यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत ना होती तो तबाही कई गुना ज्यादा होती। यानी जो स्थिति है वो यूक्रेन में सामान्य नहीं है, बहुत विपरीत और विकट स्थिति है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले को नाकाम करने में वायुसेना, मोबाइल फायर ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने मिलकर अहम भूमिका निभाई। हालांकि बाकी बचे ड्रोन और मिसाइलों की वजह से कुछ इलाकों में नुकसान जरूर हुआ। फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है, लेकिन नुकसान बड़ा है और आकलन अभी भी जारी है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब रूस लगातार अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल और ओरेशनिक जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे पश्चिमी देशों में चिंता और डर दोनों बढ़ गए हैं। साल 2026 में रूस का ये हमला अब तक के सबसे तेज हवाई हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन के आसमान में जंग और खतरनाक होती जा रही है और सवाल अब ये है कि क्या ये युद्ध किसी और बड़े टकराव की भूमिका तैयार कर रहा है या फिर दुनिया एक और भयानक मोड़ की ओर बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस पर सीधा और गंभीर आरोप भी लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की उप राजदूत टैमी ब्रूस ने ये आरोप लगाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में उन्होंने साफ कहा, रूस जानबूझकर यूक्रेन में करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध को और लंबा खींच रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन शांति की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस संघर्ष में अमेरिका अनगिनत लोगों की मौत पर गहरा खेद जताता है और रूस की जानिब से ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा भी करता है। दरअसल पिछली रात रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइल से भीषण हमला किया था। इसके बाद यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी। इन हमलों में ऊर्जा ढांचा, परिवहन नेटवर्क और नागरिक सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। ठंड के बीच अंधेरा और तबाही, यही वजह है कि अमेरिका ने रूस पर युद्ध को और भड़काने का आरोप भी लगाया है।
लेकिन युद्ध के इस मोर्चे पर दावे और प्रतिदावे दोनों तरफ से जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना ने करीब 1305 कर्मियों को खो दिया। वहीं रूसी वायु रक्षा ने 214 यूक्रेनी फिक्स विंग ड्रोन और 2 लंबी दूरी की मिसाइलों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, रूस ने ये भी दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 167 अलग अलग स्थानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, परिवहन नेटवर्क, सैन्य तैनाती क्षेत्र के साथ साथ गोला बारूद डिपो और लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस को लेकर बड़े आंकड़े पेश कर रहा है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के अनुसार फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक रूस को करीब 12,25,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में रूस ने 11,569 टैंक, 23,914 बख्तरबंद वाहन, 36,261 तोपखाने, 1,115 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 1,278 एयर डिफेंस सिस्टम, 434 विमान, 347 हेलीकॉप्टर, 1 लाख से ज्यादा ड्रोन, 28 जहाज और नौकाएं और 2 पनडुब्बियां खो दी हैं। हालांकि युद्ध के इस धुएं में एक सच्चाई साफ है। इन आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापन बेहद मुश्किल है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में आरोपों की गूंज है, दूसरी तरफ मैदान में मौत और तबाही का खेल है। अमेरिका शांति की बात कर रहा है, रूस हमले तेज कर रहा है और यूक्रेन हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सवाल यही है, क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या फिर ये संघर्ष और लंबा और खतरनाक होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बात करते हैं नेटो रूस में तनाव की। रूस और नेटो के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये इशारा है अगर जंग हुई तो बहुत भयंकर होगी। एक तरफ पुतिन की आक्रामक रणनीति है तो दूसरी तरफ नेटो की सैन्य तैयारी। सीमाओं पर सैनिक, आसमान में फाइटर जेट और समंदर में युद्धपोत, हर मोर्चे पर टकराव की स्थिति। और यही वजह है कि दुनिया की धड़कनें बहुत तेज हैं, क्योंकि रूस नेटो की जंग सिर्फ 2 ताकतों की नहीं है, ये टकराव पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अब यूरोप में सायरन कभी भी बज सकता है। महाविनाश का अलार्म ऑन स्टैंड बाय है। अब विश्व युद्ध तृतीय अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनता जा रहा है। लंदन से लेकर बर्लिन तक, वारसा से लेकर ब्रुसेल्स तक इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ही भाषा बोल रही हैं। युद्ध को अब टाला कतई नहीं जा सकता।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी खुलकर की जा रही है। इंटेलिजेंस का स्पेशल अलर्ट जारी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट किए जा रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे निगरानी है और एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट्स पर हैं। यूरोप कांप रहा है क्योंकि जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड अटैक की खबर ने पूरे महाद्वीप में हड़कंप मचा दिया है। ड्रोन, साइबर अटैक, सेबोटाज और अंदर से कई घुसपैठ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध अब सिस्टम पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है और भरोसे पर हो रहा है। पोलैंड में युद्ध की तैयारी खुलकर शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और हथियारों का मूवमेंट तेज है। एयरबेस एक्टिव है और सिविल डिफेंस प्लान दोबारा खोले जा चुके हैं। यूरोप के कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक ही इशारा कर रही है, यूरोप के साथ टकराव अपरिहार्य है। इसलिए अब यूरोप ने सच को सच मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। यह युद्ध पश्चिमी देशों की सरहदों तक आ सकता है। यानी सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कब होगा। हालांकि क्रेमलिन ने इन तमाम दावों को रूस विरोधी उन्माद करार दिया है। रूस साफ कहता है कि पुतिन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह तैयार है। यूरोप के देश रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इस डर को अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है। दावा यह भी है कि रूस ने यूरोप में हाइब्रिड वार का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे गए, संदिग्ध उड़ानें, अनजान मूवमेंट, और दूसरे चरण में सामरिक ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि नेटो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल यह है, अचानक इतना तनाव क्यों है? दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ में है यूक्रेन। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, रूस पर हमले करवा रहे हैं और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई यह है कि रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की भारी किल्लत है। रूस पिछले 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, रणनीति बदल रहा है और साथ ही यूरोप की तैयारियों को परख भी रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और नेटो देश अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए रणनीतिक गलती बनता जा रहा है।
यूरोप ने सोचा था यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब रूस का खतरा यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यूरोप के सभी देश अब एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी में हैं, लेकिन हालात और भी जटिल हैं। ट्रंप नेटो से दूरी बना रहे हैं, अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और ऐसे में यूरोप अकेले रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता, और अगर लड़ेगा तो खामियाजा यूरोप को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है, क्या ये सब वर्ल्ड वार 3 की उल्टी गिनती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात बर्फिस्तान की। क्या एक बर्फिस्तान विश्व युद्ध करा सकता है? बर्फ का एक टुकड़ा, लेकिन इसके नीचे दबी है तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका यूरोप आमने सामने है। यूरोप ट्रंप के सामने तनकर खड़ा है और ट्रंप यूरोप को एहसान फरामोश बता रहे हैं। ट्रंप का सीधा संदेश है कि अमेरिका ने सुरक्षा दी, पैसा दिया, ताकत दी, और यूरोप एहसान फरामोश निकला। डेनमार्क हो या पूरा यूरोप, टकराव सिर्फ शब्दों की नहीं, रणनीति और दबदबे की भी है। सवाल यह है कि क्या यह बर्फ पिघलेगी या फिर इस बर्फ के नीचे से निकलेगी विश्व युद्ध की चिंगारी। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का इलाका नहीं रहा, ये बन चुका है जंग का नया मैदान। सेना तैयार है, फाइटर जेट गदर मचाने को तैयार है। क्योंकि दावोस से ट्रंप की हुंकार गूंजी कि ग्रीनलैंड हमारा है और उसकी हिफाजत हम ही करेंगे, तो माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड लेने के लिए जंग ही हथकंडा होगा। अमेरिकी सेना अलर्ट मोड में है, तो वहीं डेनमार्क भी पीछे हटने को तैयार नहीं, फिर चाहे दो दो हाथ करना ही पड़े। कोपेनहेगन से खुली ललकार है, ग्रीनलैंड पर 1 इंच भी समझौता नहीं। एक तरफ अमेरिका की ताकत, दूसरी तरफ यूरोप का मोर्चा, और बीच में बर्फ से ढका वो इलाका जहां बारूद की बू महसूस होने लगी है। दुनिया के सबसे ताकतवर मंच से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का खुला ऐलान, और निशाना पर है बर्फ की चादर में लिपटा एक इलाका ग्रीनलैंड। दावोस से डोनाल्ड ट्रंप ने वो कह दिया जो अब तक सिर्फ पर्दों के पीछे कहा जाता था। ट्रंप का दावा, ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। ट्रंप की चेतावनी, ग्रीनलैंड की हिफाजत अमेरिका के अलावा कोई नहीं कर सकता। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।